Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good. और एग्ज़ाम कैलेंडर जो है ये विद इन 2 वीक्स आ जाएगा, तो अपनी प्रिपरेशन जो है स्ट्रॉन्ग रखिए। प्लस जो कंप्यूटर कंपोनेंट मैं करवा रही हूँ, ठीक है, इसमें आपकी अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस न्यू एडिशन यानी कि जो रिवाइज्ड एडिशन है वो कवर अप हो रहा है। अब जब मैं दिशा पब्लिकेशन का सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है, तो दिशा पब्लिकेशन सीरीज़ में हम अरिहंत की ओल्ड बुक, देन रिवाइज्ड एडिशन एंड द दिशा पब्लिकेशन, इन तीनों को कंबाइन करके पढ़ना है, क्योंकि जो पुराना एडिशन था उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवाइज्ड एडिशन में नहीं हैं, ठीक है। और प्लस दिशा में जैसे कंप्यूटर मेमोरी है, एमएस सूट है, इंटरनेट सर्विसेज है, ये चैप्टर्स बहुत डिटेल में कवर्ड अप हैं, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स है और इन पे लास्ट 2 इयर्स में पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन पे फोकस करना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं पढ़ना है जो पेपर में आए ही ना और सारा टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में फोकस रहेगा। प्लस अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस, ताकि मैं और बेहतर कंटेंट ला पाऊँ। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जम्मू कश्मीर के लेक्चर्स पूरे डिटेल में, लाइक ईच एंड एवरीथिंग जिसमें कवर अप रहे, वो मैं जल्दी ही लेके आऊँ, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, लिटरली मैं 11 बजे से बैठी हूँ और 3 बज रहे हैं। और लिटरली मतलब वो सारा जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो आई डोंट नो, उसमें वो आवाज़ बाद में आ रही है और स्क्रीन पहले आ रही है, तो वो सारा डिसरप्ट हो गया, मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद 5-6 बजे अब मैं लंच करूँगी अपना, तो बहुत हेक्टिक हैं चीज़ें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आपका एक कमेंट भी मुझे काफ़ी मोटिवेट कर सकता है। अगर मुझसे कोई गलती होती है बताओ, बट इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने पहले कुछ चीज़ें बताई थी आपको, कि जिस तरह से हम अपने फ़ोन में, ठीक है, गैलरी में फ़ोटोज़ रखते थे, वीडियोज़ रखते थे, उससे क्या होता था, स्टोरेज कंज्यूम हो जाती थी ना, ख़त्म हो जाती थी। तो हम क्या करते हैं, क्लाउड स्टोरेज, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का है और एंड्रॉयड, और आई क्लाउड आता है आपका एप्पल के फ़ोन में, ठीक है। तो ये चीज़ रखते हैं और उसमें हम अगर अपनी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें स्टोर रहती हैं फॉर लॉन्ग, परमानेंटली कह लो। और आपका जो मेमोरी कंजप्शन है वो भी नहीं होता है, ठीक है, फ़ोन में। और अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है, लैपटॉप, टैब, कुछ भी गुम हो जाता है, अगर आपने आई क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जैसी चीज़ें यूज़ की हैं, तो आप रिकवर कर सकते हो अपना आईडी पासवर्ड डाल के अपनी सारी मटेरियल को, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हो, आप अपनी डाटा को फीड कर सकते हो। प्लस अगर किसी ने स्टार्टअप किया है, बिजनेस खोला है, तो उसको भी तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सेव करनी है ना उसमें। तो क्या होगा, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, उसको डाटा स्टोर करने के लिए उतना हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। तो वो या तो टेक टीम बिठाएगा या फिर कंप्यूटर्स परचेज़ करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा कंप्यूटर परचेज़ करेंगे, टेक टीम बिठाएंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ज़्यादा खर्चा होगा, एक्सपेंसिव होगा, बिज़नेस लॉस में चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आया है। मतलब ये एक रिमोट एरिया में, रिमोट लोकेशन में वर्क होता है। आपको जितनी स्टोरेज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे करते हो, सर्विस इंजॉय करते हो। अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका एप्पल का फ़ोन है, वहाँ पे आई क्लाउड है, वहाँ पे 5 MB आपको फ्री मिल रहा है। और अगर आपको डाटा स्टोरेज के लिए चाहिए, आपको 57 रुपीज़ पर मंथ पे करने हैं। बट अब आई क्लाउड कुछ लोग चला रहे हैं, किसी की कंपनी है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है, बट आपको तो इतना पैसा नहीं देना ना, आपको पे ऑन गो मॉडल की तरह उसको यूज़ करना है, लाइक कि जितना चाहिए उतना यूज़ कर लो। तो ये सारे फ़ायदे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसमें टाइप्स आती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। पब्लिक हो गया कि जो असेसिबल है सबके लिए, लाइक मेरा फ़ोन है, ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है, या फिर इसमें मैं कोई कोई और एंड्रॉयड की क्लाउड सर्विस यूज़ करती हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें
जितना भी मैं पहले स्टोर करती थी फ़ोटोज़, वीडियोज़ फ़ोन के अंदर, तो उससे मेमोरी कंज़म्पशन होता था, फ़ोन हैंग होता था या मैं और एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती थी रैम के ऊपर, क्योंकि रैम जो है वो वर्किंग में रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड यूज़ करती हूँ, तो वहाँ पे मैं अपनी वीडियोज़, फ़ोटो सबको स्टोर कर दिया। अगर कल को मेरा ये फ़ोन गुम हो जाता है, वैसे तो हो ना, ठीक है, गुम हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो मैं वहाँ पे अपनी आईडी डाल के वो सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकती हूँ या डाटा को एक्सेस कर सकती हूँ। सेम इन द केस विद आईफ़ोन और आईपैड। ये हो गया पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड हो गया, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने फ़ार्मा कंपनी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है? तो वहाँ पे जब मैं गई, तो वहाँ पे वो एम्प्लॉयी को क्या देते हैं, एक कार्ड देते हैं, एम्प्लॉयी कार्ड होता है। उसी तरह से वही एम्प्लॉइज़ वहाँ पे गेट से अंदर एंटर हो सकते हैं। आउटसाइड पर्सन्स को अगर एंटर करना है तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है। वैसे ही उन्होंने ऐप्स बनाई होती हैं, वेबसाइट्स बनाई होती हैं, कंपनी की अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज़ असेस करके वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया प्राइवेट एक ऑर्गेनाइज़ेशन में। हाइब्रिड हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। यहाँ पे अब सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर, अभी मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लाइक नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़ देखते हैं सारे, ठीक है, पंचायत की सीरीज़ भी देखी होगी, ठीक है। तो सास हो गया, देन सास में ये सारी जैसे वेब सीरीज़ आती हैं। अब पीछे जो बंदा बैठा है, ठीक है, जिसने ये कंपनी खड़ी की नेटफ्लिक्स की, बंदा तो नहीं, बंदी है, ठीक है, जतिंदर की बेटी है ना, तो वो आ गई, ठीक है। उसने कितना खर्चा किया ऐप बनाने में और चीज़ों में, बट जब आप वेब सीरीज़ देखते हो तो आप कितनी मिनिमल कॉस्ट पे करते हो ना। तो वो चीज़ हो गई सास की। सॉफ्टवेयर किसी ने डेवलप किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडर ने, फिर वेंडर ने उसको ख़रीद के उसमें अपना बिजनेस चलाया, और जो एंड यूज़र हैं लाइक मी एंड यू, जिनको ना कोडिंग की कोई नॉलेज है ना हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हमने पैसे दे के वो सर्विस को एंजॉय किया। हमें एक वेब सीरीज़ चाहिए या फिर 6 महीने की सब्सक्रिप्शन चाहिए या साल की चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसका अमाउंट पे करते हैं, सर्विस एंजॉय करते हैं। दैट इज़ सास। होप कि आपको समझ आ गया होगा, अभी हम पढ़ भी लेंगे। पास में क्या होता है, जो कोडर्स होते हैं, जो ऐप बनाते हैं, ठीक है, तो वो पास यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर में भी हम किसी चीज़ में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, सिर्फ हमें जो चीज़ चाहिए हम उसका यूज़ करते हैं, दैट्स इट, पे करते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर लिनक्स है तो लिनक्स ही यूज़ होगा, माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ होगा। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी हम ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑन डिमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेती हूँ, जावा या पाइथन। जावा जो है ये बनाती है आपकी वेबसाइट्स, पाइथन इज़ मेनली यूज्ड फॉर ऐप डेवलपिंग, ठीक है। तो इन दो लैंग्वेजेस को सीख के, वैसे तो इन फ्यूचर मैंने सोचा है कि इनको सीख के मैं खुद ही वेबसाइट बनाऊंगी अपनी, तो वो सब पास, तो वहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिससे मैं वो वेबसाइट डिज़ाइन करूँगी, वो मुझे पास में मिलेंगे। बट वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंपनी ही डिसाइड करती है। मतलब मुझे एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एक टूल्स मिलेंगे जिससे मैं क्रिएट करूँगी, बट इन डेप्थ चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी वहाँ पे भी। बट अगर मुझे इन डेप्थ चाहिए, मुझे अपनी मर्ज़ी का, मुझे लिनक्स नहीं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो मुझे सब मिलेगा कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज़ अ वेरी गुड सर्विस फॉर द कोडर्स जो डेवलप करते हैं वेबसाइट या फिर क्या, वेबसाइट या फिर ऐप। जैसे टीचिंग ऐप्स होती हैं ना, तो वो किसने किया, कोडर ने या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। मैं वेंडर हूँ, मैंने उससे ख़रीदा क्योंकि मुझे अपना काम चलाना था, अपने कोर्स रखने थे, उसमें सब चीज़ें करनी थी, ठीक है। ऐप की कॉस्ट, मिनिमल कॉस्ट जो होती है सिंपल ऐप की, 30,000 पड़ती है, और उसको फिर साल का मेंटेन है। जीएसटी 18% लगता है। आई डोंट नो टीचिंग पे इतना ज़्यादा जीएसटी क्यों रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर टीचर चाहता भी है कि वो कम कम कॉस्ट पे कोर्स को सेल करे,
तो वो टीचर के लिए भी काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी इज़ 18%। अगर आप ऐप बनवाते हो अपनी, आपको 30,000 to 40,000 ऐप डेवलपिंग का पड़ता है। देन उसके बाद आपको मेंटेनेंस करना है पर ईयर का, आपको टैक्स देना है, आपको जीएसटी पे करना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लाइक अगर आप ये चीज़ कर रहे हो विद अ मिनिमल कॉस्ट, ठीक है, बट अगर आप नॉन प्रॉफिट पे कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है, क्योंकि इतना भी अगर आप टाइम किसी चीज़ में दे रहे हो और उसमें बिल्कुल आपका मतलब मिनिमल कॉस्ट भी ना निकले तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें हैं, सास पास समझ आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस समझ आ गई, ठीक है। अब सेवरल नेक्स्ट जनरेशन मेमोरीज, अगर हम FE रैम, नैनो ट्यूब रैम, RE रैम की बात करते हैं या फेस चेंज मेमोरी की बात करते हैं, तो फेस चेंज मेमोरी मतलब एक फेस जो है वो चेंज हो रहा है। तो रैम में क्या है, पहले रैम क्या थी आपको पता है ना, रैम के बारे में हमने क्या पढ़ी हैं चीज़ें। रैम ए को उल्टा करो V बन जाता है, ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब उड़ गया वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म नहीं मतलब V से वेपर, V से वोलाटाइल, उड़ गया तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उड़ेगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी गई तो उड़ गया। 3 पॉइंट हैं, यही 3 पॉइंट पूछे जाते हैं बार बार। रैम रोम का डिफरेंस, रैम का याद रखो, रोम में उल्टा है बिल्कुल। अब रैम रोम दोनों मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं, बट दीज टू आर वेरी डिफरेंट। देन उसके बाद आते हैं हम, अब रैम जो था ये नॉन वोलाटाइल टेम्पररी, अब इस पर वर्क किया जा रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है इन पे काम किया जा रहा है। तो FE नैनो ट्यूब रैम, फेस चेंज मेमोरी, RE रैम, इनमें क्या बेसिकली डेवलपमेंट लाई जा रही है कि जो वोलाटाइल है यानी ये जो उड़ जाता है, ये जो टेम्पररी है, इसको परमानेंट में कर रहे हैं, यानी नॉन वोलाटाइल में कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स लाके, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे RE रैम कर दिया, स्पिन ऑर्बिट टॉक रैम, स्पिन होता है इस तरह से घूमना बहुत तेज़ी से, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन M रैम टारगेटेड टू रिप्लेस S रैम। S रैम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, S रैम महंगी होती है, क्यों होती है महंगी, बिकॉज दिस रैम इज़ एसोसिएटेड विद कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट वन, ठीक है। रजिस्टर के बाद कैश आती है और कैश बहुत फास्ट है, डी रैम में तो नहीं है, डी रैम डायनामिक है, अनस्टेबल है, ठीक है, और रिफ़्रेश रेट बहुत ज़्यादा हाई है डायनामिक का, इसलिए वो क्या करता है, जब भी मैं कोई प्रेजेंट काम करूँगी, PPT बनाऊँगी, PDF बनाऊँगी, तो मेरा पुराना डाटा डिलीट करेगा और जो प्रेजेंट वर्क है उस पर रिफ़्रेश रेट इंक्रीज़ करके मेरा वो प्रेजेंट वाला काम फटाफट स्टोर करेगा। बट S रैम इज़ एसोसिएटेड विद द कैश मेमोरी, इसीलिए ये फास्टेस्ट है, दिस इज़ फास्टर दैन द डी रैम। डी रैम का रिफ्रेश रेट हाई है, ठीक है, वो काम करवाता है, बट S रैम में कैश मेमोरी का चक्कर है, ठीक है। तो कैश मेमोरी पढ़ा था, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी है जो सबसे फास्टेस्ट होती है, और रजिस्टर के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी थी, बफर एंड एक्यूमुलेटर, अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब S रैम, ठीक है, तो S रैम में कैश मेमोरी है, ये फास्टेस्ट है, दैट्स वाई दिस रैम इज़ एक्सपेंसिव, बट अब इसको भी रिप्लेस करने के लिए आ गया है स्पिन ऑर्बिट टॉक M रैम, ठीक है। टिडबिट्स पे आए, द रेट एट विच डाटा इज़ रिटन टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क, तो वो हो गया डाटा ट्रांसफ़र रेट, किस रेट पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है। रूट डायरेक्टरी क्या होता है, जब हम फोल्डर देखते हैं, एक फोल्डर होता है, ठीक है, मेन फोल्डर होता है, जैसे ही हम उस येलो कलर के फोल्डर को क्लिक करते हैं तो हमें सब फोल्डर्स दिखाई देते हैं, यानी कि उस एक फोल्डर के अंदर ही हमें 10 फोल्डर और दिखते हैं। तो दिस वन इज़ द मेन पेरेंट फोल्डर, ठीक है, ये मेन पेरेंट फोल्डर है और ये इसके बच्चे हैं चाइल्ड, ठीक है। और जैसे ही मैं इस फोल्डर को क्लिक करूँगी इसके अंदर भी मुझे 3-4 फोल्डर दिख जाएंगे, तो ये होते हैं, पहला ये आ गया मेन फोल्डर या फिर पेरेंट फोल्डर या रूट डायरेक्टरी फोल्डर, यानी जो जड़ है, जड़ क्या होती है, मेन जड़ होती है पुरानी, लाइक पेरेंट, मेन, और फिर ये आ गया उसके अंदर जो 10 फोल्डर आ रहे हैं वो आ गए उसके बच्चे चाइल्ड, ठीक है। और फिर उस फोल्डर के अंदर भी अगर कोई फोल्डर आ रहा है दैट इज़ सब फोल्डर। अब ये दिशा बुक में ना ये सारे एब्सोल्यूट, होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, इस बुक में जो रिवाइज्ड एडिशन है अरिहंत का, यहाँ पे सिर्फ रूट डायरेक्टरी दिया हुआ है।
अगर आप बात करो ओल्ड एडिशन की, वहाँ पे सब फोल्डर भी दिया हुआ है, बट अगर दिशा की बात करें वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट, होम, रूट, सब, ये सब मिलेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ जब दिशा पब्लिकेशन की बुक मैं लाऊं तो तब हम तीनों बुक्स को इकट्ठे डिस्कस करें विद द लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं कंप्यूटर, लाइक चैप्टर वाइज ही मैं क्वेश्चंस भी बताते जाऊंगी, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए और इस एग्ज़ाम में आए, ठीक है, कि आपका काम आसान हो जाए। एंड इफ़ यू like the series, do like, share and subscribe this channel to support me guys। हमने किए थे यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करती हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चंस इसके, ठीक है।